नेक्स्ट टॉपिक इज डी ब्रॉगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रॉगली ने क्या दी थी, एक हाइपोथेसिस दी थी जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी एक मटेरियल है वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। पार्टिकल नेचर भी हो सकता है उसका, वेव नेचर भी हो सकता है। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब उन्होंने थियोरेटिकल की सारी एक्सप्लेनेशन दी थी, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली नहीं करके बताया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, आपको पता है कि एक रेडिएशन है उसके दोनों नेचर हो सकते हैं, मतलब उसका वेव नेचर भी हो सकता है और पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने क्या कंक्लूड किया था कि सपोज करो आपके पास एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल है। ठीक है, इस केस में मूविंग मटेरियल पार्टिकल को आप इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, एक ये पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये दोनों नेचर्स होंगे उसके, एक पार्टिकल नेचर भी होगा उसका और वेव नेचर भी होगा। ठीक है, और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो एग्जैक्टली डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि ये जो मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, तो इसके साथ एक वेव भी एसोसिएट होएगी। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल है आपका, ये मूव कर रहा है, तो इसके सराउंडिंग्स में क्या होएगी, एक वेव एसोसिएट होएगी। ठीक है, अ वेव, अ मटेरियल वेव दैट गाइड्स द मोशन ऑफ ए मैटर। ठीक है, ये जो पार्टिकल है आप उसको एक मैटर का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, एक मटेरियल वेव, ये क्या है, एक मटेरियल वेव है जो गाइड करती है मोशन ऑफ ए मैटर। ये मैटर हमारा मोशन में है, पार्टिकल हमारा मोशन में है। ठीक है, तो ये क्या करती है, मटेरियल वेव उसको गाइड करती है। ये एवरी मूविंग पार्टिकल इज सराउंडेड बाय अ वेव। ये जितना भी मूविंग पार्टिकल्स हैं हमारे, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये सारे पार्टिकल्स क्या हैं, एक वेव से सराउंडिंग है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, पार्टिकल तो ये खुद है और वेव भी है, तो ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, वेव नेचर की तरह भी और पार्टिकल नेचर की तरह भी। ठीक है, ये इस फिगर से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। अब ये वेव एसोसिएट हो रही है हमारी इस मूविंग पार्टिकल के साथ, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी डी ब्रॉगली वेव। स्पेशली जो ये वेव होएगी हमारी पार्टिकल के साथ एसोसिएट होएगी, उसको क्या कहेंगे, डी ब्रॉगली वेव होएगी, और उसकी कुछ वेवलेंथ होएगी। ठीक है, जिसको उन्होंने कैसे बताया, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। ठीक है, अब इसको आगे प्रूफ करेंगे, और आपको पता है mv कितना होता है, p होता है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p हो गया हमारे पास। ठीक है, जहाँ पे m और v क्या है, मास और वेलोसिटी है, और h हमने पहले डिस्कस किया था, ये क्या होता है, हमारा एक प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। अब इसकी डेरिवेशन देखेंगे। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी एनर्जी है फोटोन की, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, न्यू हो गई, और वेवलेंथ क्या हो गई, लैम्डा हो गई, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू हो जाएगी। एच क्या है, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर हम उस फोटोन को एक पार्टिकल मानते हैं, ठीक है, हमने फोटोन को एक पार्टिकल ही माना जिसका मास m है, एनर्जी उसके साथ कुछ एनर्जी एसोसिएट होएगी। ठीक है, तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन हमारा, अब इसमें रिलेटिविटी लगाएंगे। ठीक है, रिलेटिविटी चैप्टर, उसको इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तो रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हमारा ई क्या आता है, यहाँ से mc² है, ये भी हमारी एनर्जी है। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, ई इज इक्वल्स टू mc²। जब दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों एनर्जी हैं, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एच न्यू इज इक्वल्स टू mc² को इक्वेट किया, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, m की वैल्यू निकाल ली, विच इज h/c²। अब आपको पता है कि जो फोटोन है, ठीक है, वो मूव करता है सेम वेलोसिटी c के साथ। हमने क्या देखा था कि हमारा कोई भी रेडिएशन है, सोर्स है, उसके अंदर से फोटोन निकल रहे हैं, और सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ये हमने देखा था। ठीक है, क्योंकि सब क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं। ठीक है, तो सबकी एनर्जी भी क्या हो गई, सेम हो गई, तो इसलिए उनका मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होएगा। मास की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, और वेलोसिटी क्या है, c वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, h/c आ गया यहाँ से। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया, hc/ν लिख दिया, आपको पता है। ठीक है, लैम्डा क्या होता है, ν/c होता है, यहाँ से हमारा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ν/c की जगह क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से ν/c है ये, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/λ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी h/λ हो गया यहाँ से। अब हम क्या कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ गई, h/λ आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज h/p, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आपका मोमेंटम। तो ये क्या होता है, आपका डी ब्रॉगली क्या आ गया, आपकी वेवलेंथ आ गई, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इफ़ ए मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, अब सपोज कर लो कि एक मटेरियल पार्टिकल मास m है, अब वो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। पहले हमने c वेलोसिटी
कंसिडर की, अब हम क्या कर रहे हैं, कोई उसकी v वेलोसिटी है, उस केस में मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो डी ब्रॉगली लैम्डा यानी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, h/mv, और mv आपको पता है कितना होता है यहाँ से p, अगर यानी आपको मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हो h/p, और p कितना होता है, mv होता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, डी ब्रॉगली की वेव इक्वेशन है। अब क्या कहता है कि ये कि आपको पता है एक वेव होती है, ठीक है, ये आपकी वेव है, इसमें लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ कितनी होती है, एक वेव, ठीक है, एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे आके ख़त्म हुई, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है, ठीक है। इनफाइनाइट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टार्ट तो हुई बट ख़त्म कहाँ हो रही है, इनफाइनाइटी पे जाके। तो क्या आप इसको एज अ वेव कंसीडर करोगे, नहीं, वेव कंसीडर ही नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही, स्टार्ट होते ही ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। ऐसे ही अगर लैम्डा 0 है, इसका मतलब लैम्डा 0 होने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो यानी कुछ ऐसे 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 वेव बनेगी। तो क्या आप ये वेव बन रही है, नहीं ना, आप इसको कंसीडर क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब v 0 है, यहाँ पे v की वैल्यू 0 रखो तो 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी, तो उस केस में लैम्डा क्या है, इन्फिनिटी, जो ये वाला केस था, ठीक है। और v को इन्फिनिटी रखोगे तो लैम्डा कितना आ गया, 0, जो सेकंड वाला केस हमने कंसिडर किया था। अब इसका मतलब क्या हो गया कि वेव्स आर एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल, कोई भी हमारे पास पार्टिकल है, हम चाहते हैं कि उसके साथ हमारी वेव भी हो, ठीक है, वेव भी हो, वो कब पॉसिबल होगा, जब ये पार्टिकल कहाँ होगा, मोशन में होगा। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि हमारे पास कोई भी मटेरियल पार्टिकल है वो मोशन में है, तो हम क्या देखते हैं कि उसके साथ एक वेव भी है। इसका मतलब क्या हो गया, जब वो स्टेबल है, जब वो रुका हुआ है, उस केस में हम नहीं एज्यूम कर सकते कि वो क्या है, वेव मोशन है। जब वो पार्टिकल मोशन में होगा, ठीक है, अब इस केस में हमारा पार्टिकल ये है, ये मोशन में है, तभी क्या कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, हमारी वेव, एज अ वेव भी है, ठीक है। इट मीन्स डी ब्रोगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब जो हमारी डी ब्रोगली वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि अब हमारा जो पार्टिकल है वो चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो सकता है, ठीक है। बट जब ये मोशन में होता है तो इसके साथ वेव भी एसोसिएट हो गई अब यहाँ पे, ठीक है। जब रेस्ट पे था तो हम बता सकते हैं चार्ज है अनचार्ज है, अब ये मोशन में इसके साथ वेव एसोसिएट हो गई, अब ये चार्ज इंडिपेंडेंट हो जाता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हमारा जो डी ब्रोगली वेव होएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, चार्ज इंडिपेंडेंट होगी, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर मैग्नेटिक वेव्स होती तो वो किससे होती हैं, चार्ज पार्टिकल के मोशन से होते हैं। और यहाँ पे जो हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी चार्ज के, अगर ये पार्टिकल मोशन में है। नेक्स्ट इज, सिंस द पोजीशन ऑफ द वेव कैन नॉट बी लोकेटेड एग्जैक्टली, देयरफॉर द वेव नेचर ऑफ द मटेरियल पार्टिकल इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ पार्टिकल लोकेशन, ठीक है। अब लोकेशन किसकी, पोजीशन आपको पता है वेव की, एग्जैक्टली आपको नहीं पता वो पोजीशन क्या है, क्योंकि हमने जस्ट इतना बताया कि इसके साथ वेव एसोसिएट होती है, इसीलिए जो उसका वेव नेचर है मटेरियल पार्टिकल का, वो प्रॉब्लम कर देता है किसमें, पार्टिकल की लोकेशन को फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पे हम कौन सा वो लगाएंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमारे पास क्या होता है, पोजीशन होती है एक तो, और एक मोमेंटम हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ना तो पोजीशन डिफाइंड है, अगर पोजीशन ही डिफाइंड ना तो हमारे पास क्या है, उसका मोमेंटम डिफाइंड है। इट मीन्स द वेवलेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल डिफाइंस ए रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी रीजन बन गया विद इन विच वेयर अबाउट्स ऑफ पार्टिकल आर अननोन, जहाँ पे पार्टिकल क्या है, हमारा अननोन है, ठीक है। ये डायग्राम हम जो पढ़ रहे हैं ये कौन सा है, पार्टिकल मोशन में है और उसके साथ जो हमारी वेव एसोसिएट हो रही है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, काइनेटिक थ्योरी में क्या पढ़ा था, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा था, तो उस वहाँ पे जो हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पढ़ी थी के की, वो कितनी पढ़ी थी, 3/2 KT पढ़ी थी, जहाँ पे के क्या है, हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है। और आपको पता है जो सिंपल नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मूविंग पार्टिकल की, जब वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उस केस में के कितना हो जाता है, 1/2 mv²। ये भी काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी, दोनों को इक्वेट करके हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, m की।
हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है। मोमेंटम की हेल्प से यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, p की वैल्यू को निकाल सकते हैं। mv की जगह हम यहाँ पे p लिख सकते हैं, ठीक है। इस mv की जगह हमने यहाँ क्या लिख दिया, p लिख दिया। जब हमने क्या किया, इसको दूसरी तरफ लेके गए इस 2 को, तो हमने क्या देखा, अब एक v एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास यहाँ से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से p की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2mk आ गई यहाँ से, ठीक है। यहाँ से m से मल्टीप्लाई कर दो, इसको m से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारे पास हाफ, m से मल्टीप्लाई कर दिया तो m स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय m हो गया। ये 2m को राइट हैंड साइड ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 2mk इज इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर आ गया, ठीक है। और mv कितना होता है, p होता है आपके पास यहाँ से, तो p स्क्वायर, अब हमें सिर्फ p निकालना तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज़ 2mk, ठीक है। यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाल दी 2mk। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2m तो हमारे पास है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, k को पुट कर दिया, k इज इक्वल्स टू 3/2 kt आ गया यहाँ से। और अब हमने यहाँ से क्या देखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मोमेंटम की, अंडर द रूट 3mkt आ गई, ठीक है। और आपको पता है लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होता है, h/p होता है। तो यहाँ से p की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज h/√3mkt, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम पार्टिकल कंसिडर कर रहे थे, हमने नहीं कंसिडर किया था कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनिशियली मैंने बताया था कि सपोज कर लो पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, वो मूव कर रहा है, तो उस केस में उसकी वेवलेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमने क्या देखा कि हमारे पास जो एक्सेल जो पार्टिकल है वो किस में है, मोशन में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होएगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो कितनी हो, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ वर्क भी डन हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो वो वर्क डन कितना हो जाएगा, अब एनर्जी, जितनी एनर्जी हम लगाएंगे तो वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। और एनर्जी का फॉर्मूला हमने पिछले क्या देखा था, E इंटू वी देखा था। तो अब वो पूरी की पूरी जो एनर्जी हो जाएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की। तो EV हो गई हमारे पास यहाँ से। तो अब ये क्या है, ये भी एनर्जी है, ठीक है, ये वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। हमने क्या देखा, जैसे ही हमने रेडिएशन फॉल की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला हमारे पास, ठीक है, तो उसने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी वो वर्क करने में लग गई उसको। तो इन दोनों को जब इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से कुछ v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लैम्डा हमने निकाला था h/mv होता है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो यहाँ से कुछ फाइनल वैल्यू जो हमारी बनी वो क्या बनेगी, h/√2mEV। अब इसमें क्या है, हमारे पास सारी स्टैंडर्ड वैल्यू हैं एक v को छोड़ के, ठीक है। v को छोड़ के हमारे पास क्या है, पोटेंशियल को छोड़ के सारी स्टैंडर्ड वैल्यू है यहाँ से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उन सबको पुट कर देंगे। हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.60 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। ऐसे ही हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9 इंटू 10⁻31, ठीक है। और उसका चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। सारी की सारी इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में, खुद सॉल्व करके देखना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि सॉल्व करने के बाद अंडर द रूट और सारी टर्म्स सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 12.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर डिवाइडेड अंडर द रूट v। ये अंडर द रूट v तो ऐसे ही रह जाएगा, बाकी जो न्यूमेरिकल टर्म है ये सॉल्व होगी, ठीक है। तो ये कितनी आई, 12.27 अंडर द रूट v इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो इसकी जगह हम 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वेवलेंथ थी फाइनल, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12.27 ओवर अंडर द रूट v। दिस इज़ यू हैव टू रिमेंबर, ये इसमें आगे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस।